नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल से। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में, जो कि अभी 2021 में अभी इसकी अनाउंसमेंट की गई है भारत सरकार के द्वारा, जब 1 फरवरी को बजट अनाउंस किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। तो उसी समय उन्होंने कहा था, उस बजट में स्टेटमेंट थी कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाई जाएगी भारत में। तो जो भी भारत सरकार के जो सरकारी कंपनीज हैं, पीएसयूज हैं, सीपीएसयूज हैं, तो उनका स्टेक यहाँ पर बेचा जाएगा सही तरीके से। हालांकि पहले भी डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास अलग से डिपार्टमेंट है, डीपैम करके। ओके, DIPAM, उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो लेकिन वो उतना कारगर साबित नहीं हुआ। तो जैसे 1991 की बात करें तो उस समय एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी हम लेकर आए थे। तो लिबरलाइज कर दिया था इकॉनमी को। तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां पर हमने लाइसेंस की जो परमिशन लेनी पड़ती थी कंपनीज को, तो वो बंद कर दी। बस गिने चुने सेक्टर्स रखे जहां पर लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसके अलावा सभी सेक्टर्स के लिए लाइसेंस फ्री कर दिया। ओके, इन्वेस्टमेंट करें, अपना कारोबार शुरू करें। तो जो सोशलिज्म का जो अभाव था भारत में 1991 से पहले, जो सरकार जो भी करेगी तो सरकार ही करेगी ज्यादातर लोगों के लिए, जो भी पब्लिक गुड्स चाहिए उसके रिगार्डिंग, तो सरकार ही यहाँ पर जो है सरकारी कंपनीज लगाएगी। तो यही ट्रेंड चलता रहा है। जैसे स्टेट इकोनॉमी का मॉडल होता है, उसमें ऐसे ही होता है कि सरकार ही सब चीजें देती है अपनी जनता को। तो प्राइवेटाइजेशन का यहाँ पर कुछ मतलब इतना स्कोप था नहीं उस समय 1991 से पहले। तो अभी इस लेक्चर में पूरा हिस्ट्री भी देखेंगे। ओके, तो अभी की जो सिचुएशन वो भी देखेंगे। तो क्या सिचुएशन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2021। आज जो इकोनॉमिक टाइम्स का 238वां आज लेक्चर है। जनरल स्टडी 2 के यहाँ पर ये टॉपिक बनता है। और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सिलेबस का टॉपिक है। ओके, तो हम ही शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत में बात कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में क्या बात कही जा रही है कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक आई थी 1991 में। तो वो हमारा पहला स्टेप था इंडियन इकोनॉमी को रेस्क्यू करने के लिए। तो जो सोशलिज्म का जो क्लच है, सोशलिज्म के जो यहाँ पर दायरा था ना, उसी पे बची हुई थी, उसी में यहाँ पर बंदी बनी हुई थी हमारी इकोनॉमी 1991 से पहले। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सरकार ही ज्यादातर यहाँ पर काम यहाँ पर सपोर्ट लेकर आ रही थी। जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स को कहा जा सकता था कि इन्वेस्ट करें, ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, सरकार ही यहाँ पर परमिशन नहीं देती थी। और अपनी इकोनॉमी को कंपटीशन से भी हम जाकर चलते थे कि बाहर का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो चाइना का ही हो, इंडिया में आकर वो नहीं बेच सकते, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के जो यहाँ पर प्रोडक्ट है, कहीं वो उनकी बिक्री कम ना हो जाए, तो यहाँ पर ठेस ना पहुंचे। तो इंडियन इकोनॉमी में जिस चीज की भी प्रोडक्शन हो, तो इंडियन इकोनॉमी में वो चीज बिके। तो इसी यहाँ पर मॉडल को फॉलो करके हम चलते रहे। तो अभी ये पहला स्टेप था जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। जैसे हमने कहा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो LPG रिफॉर्म्स भी इसको कहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे भारत के, और नरसिम्हा राव जी, PV नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे भारत के उस समय, जिस समय ये पॉलिसी लाई गई। और अभी ये जो SDP 2021, इसको फाइनल स्टेप कहा जा रहा है। ये जो हम गोल अचीव करना चाह रहे थे ना, कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर हम यहाँ पर अच्छे से फोकस करें, डिसइन्वेस्टमेंट अगर करनी है, अगर सरकारी संपत्ति को बेचना है, वो सही तरीके से बिके, तो फाइनल गोल यहाँ पर जो है, फाइनल स्टेप हो सकता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। आगे यहाँ पर जो है आजादी के बाद की हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री भारत की थोड़ी झलक यहाँ पर बताई गई है। तो शुरुआत में बात कर ले कि पार्लियामेंट ने आजादी के बाद ही एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, तो जिसमें कहा गया था कि ये सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ठीक है, तो ये ऐसा जो है पैटर्न सोसाइटी का हम बनाएंगे। ओके, समाजवाद यहाँ पर लेकर आएंगे, ना कि पूंजीवाद। पूंजीवाद मतलब वो कैपिटलिज्म, जहां पर अगर किसी अमीर के पास पैसा है तो वो इन्वेस्टमेंट करे और जॉब्स निकाले। तो अमेरिका इसी मॉडल को फॉलो करके चलता है। और वहां पर जो उनके कैपिटलिस्ट होते हैं, तो उनको सरकार प्रोटेक्शन देती है। तो उनको वो सरकार सरकार उनको अपने लिए यहाँ पर हीरे की तरह देखती है, कि मतलब कि आने वाले समय में यही लोग हैं जो नौकरियां निकालेंगे बम्पर, अपनी जो प्राइवेट कंपनीज है उसके जरिए। ओके, तो वहां पर भी लोग मतलब उनका ट्रेंड ऐसा ही है, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर झुकाव ज्यादा है।
तो अभी भारत में ऐसा नहीं था, भारत में उल्टा था, सोशलिस्टिक पैटर्न जैसे रशिया में होता था। तो यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी मॉडल हम भारत को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार का रोल ज्यादा रहा है। शुरुआती दिनों में जब जब हमें आजादी मिली थी, तो ये 1954 को, दिसंबर 1954 को ये रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था हमारी पार्लियामेंट के द्वारा। उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और उनका भी जो सोच थी वो भी यहाँ पर सोशलिस्ट सोच उनकी ज्यादा थी। तो यहाँ पर एक की पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर बनाया गया, इस यहाँ पर सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को। यहाँ पर जो की ऑब्जेक्टिव था जिसको अचीव करना था वही था, टू ब्रिंग ए प्रोग्रेसिवली लार्ज शेयर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पर जो जितना भी ज्यादातर प्रोडक्शन निकले, प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो, जिस भी प्रोडक्ट की चाहे बात कर लें, चाहे आप स्टील निर्माण कर रहे हैं, चाहे केमिकल्स का निर्माण कर रहे हैं, ओके, तो जिस भी चीज की प्रोडक्शन निकाले तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर से ही वो निकले, सरकार ही वो अपनी जो सरकारी कंपनी से वहीं से निकाले। शुरुआत में ये फंडा लेकर चला गया। नए नए आजादी हमें मिली थी, तो यहाँ पर सबकी सोच यही थी कि देश को प्रगति की ओर लेकर जाना, कैसे लेकर जाए। तो उस समय यही सोचा गया कि आबादी में गरीब लोग ज्यादा है, तो नौकरियां हम यहाँ पर बना नहीं सकते, तो चलो यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो सरकारी करते हैं, सस्ते दामों पर चीज जो है अवेलेबल करवाते हैं देश की जनता को। उस समय जब नई नई आजादी मिली थी, तो जो हमारे फूड ग्रेन्स के जो भंडार थे वो भी नहीं थे, वो भी एकदम खाली थे। तो अकाल जैसी सिचुएशन रहती थी। तो 1966 के बाद जब यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तब जाकर सिचुएशन ठीक हुई, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर डिपेंडेंट ही थे आसपास के जो हमारे कंट्रीज थे उनके ऊपर। तो वहां से अनाज आता था, तो यहाँ पर बात चलती थी, बनती थी। आगे यहाँ पर बात करें तीसरे पॉइंट पे, कि जो नेहरू जी, तो उन्होंने यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का शेयर उसको बढ़ाने के ऊपर यहाँ पर फोकस किया कि प्रोडक्शन एक्टिविटी सरकारी कंपनियों से ही निकले। इसलिए यहाँ पर उन्होंने लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी सरकारी कंपनियों की, यहाँ पर कि सरकारी कंपनी लगानी। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, सरकारी जो पैसा आता है टैक्स के रूप में, उसको यहाँ पर लगाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस थे उनको, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, उनका सरकारीकरण कर दिया जाए, इसके ऊपर यहाँ पर फोकस नहीं किया गया जिस समय नेहरू जी का रूल था। ओके, तो मतलब जैसे अभी देखो प्राइवेट बैंक बहुत सारे थे, सरकारी बैंक कोई था ही नहीं उस समय। तो उस समय प्राइवेट बैंकों के ऊपर कुछ फोकस नहीं किया गया कि यहाँ पर इनको सरकारी करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेशनलाइजेशन हुआ बहुत सारे सेक्टर्स का, लेकिन वो उनकी जो डॉटर का जो रूल आया था, इंदिरा गांधी का रूल आया था, उनके शासन में हुआ। तो उस समय उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे, जिनका नेशनलाइजेशन कर दिया, सरकारी हो गए वो। ओके, तो उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर, पूरा का पूरा इंश्योरेंस सेक्टर को यहाँ पर उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद जितनी भी कोल माइंस थी भारत में, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इसके अलावा कुछ यहाँ पर जो बड़े बड़े एंटरप्राइजेस थे, बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उसमें से गिनी चुनी कंपनीज की बात करें जो कि यहाँ पर ऑयल रिफाइनिंग के क्षेत्र में काम कर रही थी, स्टील के क्षेत्र में काम कर रही थी, कॉपर और टेक्सटाइल सेक्टर्स में काम कर रही थी, तो उनका यहाँ पर नेशनलाइजेशन गिनी चुनी कंपनीज का किया गया इन अलग अलग फील्ड्स में। तो इंदिरा गांधी जी के समय ये चीज हुई। और उसके बाद यहाँ पर बात करें कि एक जर्नी चली जो हमारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस थे उनकी। तो 1980 से लेके यहाँ पर 2019 तक की बात करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि एक बड़ी वेव चली थी नेशनलाइजेशन की, जब यहाँ पर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बनती है। 1966 के बाद उन्हीं की गवर्नमेंट रहती है, 1984 तक उनकी गवर्नमेंट रहती है, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती। बीच में यहाँ पर दो साल के लिए यहाँ पर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनती है, इमरजेंसी के बाद 1977 के बाद 1980 तक, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर रूल ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि 1980 आते आते यहाँ पर जो एक जो क्रेजीनेस चल रही थी, कि मतलब कि नेशनलाइजेशन करते चलो, इसमें यहाँ पर रोक लग गई। जितनों का राष्ट्रीयकरण करना था जिन जिन सेक्टर्स का, तो वो भारत सरकार ने कर दिया 1980 से पहले पहले। ओके, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने। उसके बाद यहाँ पर ना ये चीज देखने को मिली कि नेशनलाइजेशन का तो उसका तो रोक लग गया, कि नहीं किया किसी और प्राइवेट कंपनी को, उसको मतलब उसका सरकारीकरण नहीं हुआ। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे ना, तो इनकी यहाँ पर जो एडिक्शन थी ये यहाँ पर खत्म नहीं हुई। तो यहाँ पर इनके नंबर भी बढ़ते गए, सरकार इनके ऊपर भी फोकस करती गई। ओके, कि जो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो सरकारी कंपनीज हैं, इनकी नंबर रोकी जाए, जितनी है पहले उनको कंट्रोल कर लें, और एडिशनल लगाने की हमें जरूरत नहीं। ओके, तो शुरुआत इनकी इनकी ऐसे ही हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये लॉस में चले गए थे, इनका इनसे कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा था। और यहाँ पर बात करें कि लैंडमार्क यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी आई थी। ओके, तो ये NEP यहाँ पर है। ओके, तो 1991 में ये पॉलिसी आई थी।
इसको आप जो है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कह सकती हो। ओके, तो एनआईपी 1991 आया। तो उस समय भी यहाँ पर कोशिश यही की गई थी कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो मोनोपोली है अलग अलग सेक्टर्स में, उसको खत्म किया जाए। तो प्राइवेटाइजेशन उस समय हमने ओवरऑल खोल दिया मार्केट को, ग्लोबलाइजेशन की, बाहर से भी लोग आके प्रोडक्ट अपना बेच सकते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन को यहाँ पर बोल दिया कि अलग अलग सेक्टर्स में बिना लाइसेंस के वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। गिने चुने यहाँ पर सेक्टर्स में रखा गया जहाँ पर लाइसेंस लेने की जरूरत है, लेकिन इसका भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पर जो मोनोपोली बनी हुई थी कि एक ही यहाँ पर जो सरकारी कंपनी है वही कंट्रोल करके चलेगी पूरी इकोनॉमी को किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, तो वो खत्म नहीं हो पाई। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो रेलवेज की बात करें, एटॉमिक एनर्जी की बात करें, तो इन क्षेत्र में अभी भी मोनोपोली जो है वो रेलवे की है। रेलवे की अगर बात करो, सरकारी रेलवे है, तो यहाँ पर उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी यहाँ पर जो है रेलवे चला रही, तो वो हमें यहाँ पर ऑफर दे रही है कि आप, मैं आपको सरकारी रेलवे से अच्छी सुविधा दूंगा। तो ऐसे यहाँ पर है नहीं बड़े पैमाने पर। हालांकि दो प्राइवेट ट्रेन चली हैं, दो से ज्यादा चल पड़ेगी अभी। तो जो पहली प्राइवेट ट्रेन चली है भारत में वो तेजस एक्सप्रेस है, उसके दो अलग अलग रूट अभी चलाए गए हैं। ओके, तो लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जितना अभी सरकारी है, तो यहाँ पर ज्यादातर यहाँ पर मोनोपोली अलग अलग सेक्टर्स में खत्म की गई, लेकिन कुछ गिने चुने सेक्टर्स यहाँ पर फिर भी बच गए। ओके, तो उसमें से रेलवे और एटॉमिक एनर्जी, दो सेक्टर्स ऐसे हैं। और साथ ही साथ जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ओके, तो उनको भी ये पॉलिसी नहीं रोक पाई कि यहाँ पर और ज्यादा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लगाने की जरूरत नहीं है। पब्लिक सेक्टर का जो पैसा आ रहा है टैक्सेस के रूप में, उनको और इतना इन्वेस्टमेंट मत करो नए यहाँ पर पब्लिक सेक्टर यूनिट लगाने में। ओके, तो तीसरी बात यहाँ पर बात करें कि अटल बिहारी वाजपेयी की जी की सरकार बनती थी, 1997 में बनी, फिर गिर गई, फिर 1998 में दोबारा बनी, तो फिर 2004 तक वो सरकार चलती है। तो 1998 में बनी थी, फिर दोबारा 1999 में बनी थी, फिर यहाँ पर 5 साल सरकार चली 2004 तक। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यहाँ पर एक बोल्ड स्टेप लिया। तो यहाँ पर जितने भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे, उनको यहाँ पर प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। प्राइवेटाइज तो किया, जितने यहाँ पर एग्जिस्टिंग थे उनको प्राइवेटाइज किया। ओके, तो लेकिन यहाँ पर उनकी एक्सपेंशन नहीं रोक पाए कि नए यहाँ पर और नहीं लगा रहे, लेकिन लगाए गए, नए और लगा दिए गए। और जो पुराने थे उनको यहाँ पर कुछ को गिने चुने को प्राइवेटाइज कर दिया और नए और लगाते गए। एक्सपेंशन फिर नहीं रुकी, क्योंकि लगातार लॉस में चल रहे थे। तो यहाँ पर टैक्स पेयर का पैसा खराब करने की कोई जरूरत नहीं थी। ओके, तो उस समय जब हम 2004 की बात करें, तो अल्टरनेटिव यहाँ पर बनने शुरू हो गए। तो प्राइवेटाइजेशन तब उस समय यहाँ पर पनपना शुरू हो गया था बड़े पैमाने पर। और बात करें जो टोटल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, तो यहाँ पर ये 31 मार्च 1998 तक ये 2.3 ट्रिलियन रुपीस की थी, जो कि 31 मार्च 2004 आते आते $3.5 ट्रिलियन रुपीस की हो गई। मतलब कि 2004 में इतनी ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी गई 3.5 ट्रिलियन रुपीस की नए यहाँ पर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लगाने के लिए। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब वाजपेयी जी की सरकार गई, तो उस समय बाद में सरकार आई यूपीए की, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने 2004 में। तो उस समय भी, ओके, उस समय भी यहाँ पर टोटल फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट थी सीपीएसईस में, तो वो बढ़ती ही गई। ओके, तो ये 2014 आते आते ये 9.9 ट्रिलियन यहाँ पर रुपीस हो गया, जो मैंने यहाँ पर इतना पैसा अब तक खर्च कर दिया। ओके, नए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लगाने में। और आगे जो लेटेस्ट एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि जो 31 मार्च 2019 आते आते यही जो अमाउंट है ना पैसे की, ये 16.4 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच चुकी है। कहने का मतलब कि अभी भी नहीं रुका है। जब मोदी जी की सरकार भी आ गई, तो अभी भी ये जो इन्वेस्टमेंट है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, ये चलती जा रही। दूसरी ओर यहाँ पर जो पुराने जो खराब हो चुके, नहीं काम कर पा रहे अच्छे, मतलब अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सही नहीं कर पा रहे, तो उनको उनका स्टेक बेचा भी जा रहा है, और दूसरी ओर नए भी बनाए जा रहे हैं। और अभी बात कर रहे हैं कि जो इस साल का बजट आया था, उस बजट में भारत सरकार ने स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी अनाउंस की। तो यहाँ पर उसके कुछ प्रपोजल्स हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर सही तरीके से अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है ना, तो यहाँ पर ये पॉलिसी ये कहती है कि जितने भी तरह के सीपीएसईस भारत में काम कर रहे हैं उन सबका प्राइवेटाइजेशन हो। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ 4 ऐसे हैं सीपीएसई जिनको छोड़कर बाकी का जो है प्राइवेटाइजेशन होगा। तो ये पॉलिसी ये कहती है। तो 4 सेक्टर कौन कौन से हैं तो जिनका प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा? सबसे पहले एटॉमिक एनर्जी है, स्पेस एंड डिफेंस है। देखो, ये
रीढ़ की हड्डी होते हैं ये डिपार्टमेंट सभी। और मतलब देश की सिक्योरिटी को ये जो है मद्देनजर यहाँ पर ये किसी इसको यहाँ पर इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा सकता, सरकार के कंट्रोल के अंतर्गत ही ये चीजें रहती हैं। क्योंकि बहुत सारी खुफिया जानकारी होती हैं जो ऐसे ही किसी और प्राइवेट कंपनीज को अगर ऐसे ही देते गए तो लीकेजेस होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन। ओके, तो यहाँ पर इसका भी प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा। जितने भी सरकारी ट्रांसपोर्ट सरकारें चलाती हैं उसके रिगार्डिंग अगर बात करें, रोडवेज की बसेज होगी, ओके, या फिर रेलवेज होगी, ओके, टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस जैसे बीएसएनएल देती है, इस तरीके से एमटीएनएल जो सर्विस देते हैं। इसके अलावा पावर, पेट्रोलियम और कोल एंड मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो ये भी सरकारी कंट्रोल के अंदर ही रहेगा, इनका प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर रोकने की बात कर रहे हैं। ओके, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, तो यहाँ पर देखो जरूरी नहीं है कि ये पूरा पूरा ही यहाँ पर स्टेक जो है सरकार बनाकर चलेगी। तो पावर सेक्टर में अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी, तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनी अभी भी हैं जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बना रही है। तो लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखें, इलेक्ट्रिसिटी बना रही है बहुत सारी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, लेकिन जो ट्रांसमिट हो रही है ना, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सरकारी है। ओके, तो वो सरकार अभी भी अपने कंट्रोल में ही रखना चाह रही है, जिसको हम डिस्कॉम बोलते हैं। ओके, तो जिनका मतलब है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना, एक लाइन से दूसरी यहाँ पर लाइन तक डिस्ट्रीब्यूट करना पावर, तो वो सरकारी कंपनीज ही हैं। जो पैसा आपसे पर यूनिट लिया जाता है वो डिस्कॉम के पास जाता है, फिर यहाँ पर जो राज्य सरकार होती है वो पेमेंट करती है आगे जो प्राइवेट कंपनीज जिनसे बिजली ली। ओके, तो पेट्रोलियम में भी सरकारी कंट्रोल अच्छा खासा है पेट्रोलियम में। हालांकि प्राइवेट प्लेयर्स भी अभी थोड़े बहुत आने शुरू हो गए, लेकिन मेजरली यहाँ पर कंट्रोल कोल में, मिनरल्स में सरकार का ही है। ओके, तो ये ऐसे सेक्टर्स हैं बिना सरकार से परमिशन होगी तभी जो है आगे आप काम कर पाओगे। और बैंकिंग की बात करो, इंश्योरेंस सेक्टर की, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करो, तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर जो 4 एरियाज है जिनको कि छोड़कर बाकी सभी सीपीएसईज को यहाँ पर प्राइवेटाइज करने का ये प्रपोजल है, ये नई जो पॉलिसी है इसके तहत। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ये 4 सेक्टर्स भी बचे हैं ना, ये जो 4 की हमने बात की है, तो यहाँ पर भी जो प्रेजेंस है सीपीएसईज की, तो इसको भी यहाँ पर बियर मिनिमम लेवल तक लेकर जाएगा कि मिनिमम यहाँ पर सरकारी कंट्रोल रहे। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि ज्यादातर जो है इनको भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए। अगर आप डिफेंस की बात करो तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन कैसे आएगा, तो यहाँ पर जो इक्विपमेंट बनते हैं, तो अभी भारत सरकार जैसे बाहर की कंपनी से इंपोर्ट करती है हथियार जो बनते हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में हमारी ही जो अलग अलग कंपनीज है उनको यहाँ पर टेंडर दिए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है कि वही जो प्राइवेट कंपनीज है भारत की, वही यहाँ पर भारत सरकार के साथ मिलकर जो है अलग अलग इक्विपमेंट इंडियन आर्मी के लिए बनाएंगे। तो उस तरीके से यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन आ सकता है। स्पेस में अभी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं यहाँ पर स्पेस में जो एयरक्राफ्ट भेज सकते हैं, जो अपने रॉकेट वो भेज सकते हैं, तो उनके साथ भी जो है हम फ्यूचर में जो है टाइप करेंगे। तो जैसे अभी देखो जो भारत सरकार है, तो पहले जो जो हम मैप यूज करते थे, तो अभी प्राइवेट कंपनीज को ऑफर करती है कि वो भी यहाँ पर जो है जियो स्पेशियल डाटा जो है यूज कर सकती हैं, और जो है मैपिंग सर्विस जो है आम अपने अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर सकती है। तो ये भी प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर आ गया ना। तो इस तरीके से यहाँ पर सरकार सोच रही है अलग अलग यहाँ पर दायरों में प्राइवेटाइजेशन लाना है। तो ये 4 सेक्टर्स भी बचे नहीं रहेंगे। तो बैंकिंग में भी देखो अभी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो इनको भी मतलब बियर मिनिमम मिनिमम लेवल तक लेकर आया जाएगा। तो ये सरकार यहाँ पर अभी निर्णय करके चल रही है। और आगे बात कर रहे हैं कि ऐसे सेक्टर्स जहां पर गवर्नमेंट जो है एग्जिट करेगी, छोड़ेगी उन सभी सेक्टर्स को, तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो यहाँ पर देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत सरकार बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे अगर हम बात करें फर्टिलाइजर सब्सिडी आती है तो भारत सरकार की इन्वेस्टमेंट जाती है, एमएसपी देनी है फसल की तो भारत सरकार ही पैसा लगाती है। इसके अलावा अगर ट्यूबवेल इरिगेशन, अगर उसके लिए कोई सब्सिडी देनी है तो सरकार पैसे देती है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ट्यूबवेल चलाने के लिए, पानी निकालने के लिए सरकार सब्सिडी देती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक साइड पे हो सकती है, पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइवेट हाथों में सौंपा जाएगा, तो ये यहाँ पर तैयारी है। और दूसरा इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पर भी गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर्स में से क्विट करेगी। जैसे स्टील बनाती है भारत सरकार, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ओके, दवाइयां की कंपनी भी है, जनरल गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर गुड एंड टेक्सटाइल, तो सभी में भी यहाँ पर एग्जिट करेगी। और तीसरा है सर्विसेज के माध्यम में, जैसे हम ट्रेडिंग की, मार्केटिंग की बात करें, कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करें, ओके, या फिर होटल एंड टूरिज्म की बात करें, तो यहाँ पर भी एग्जिट करेगी। जो तीनों सेक्टर्स हो गए इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, जिसको हम यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और यहाँ पर सर्विस सेक्टर बोलते हैं। और अभी वे फॉरवर्ड क्या कहा जा रहा है, सुझाव क्या दिए जा रहे हैं? सुझाव यहाँ पर यही है
कि गवर्नमेंट को अभी क्या करना है, जो फ्यूचर एलोकेशन है ना, जहां पर टैक्स पेयर का पैसा यूज करके आप फर्दर सीपीएसई स्टेब्लिश करे जा रहे हो, दूसरी ओर पुराने काम नहीं कर रहे हैं, तो अभी इसको रोकना है। तो टैक्स पेयर का पैसा अभी इस तरीके से जो है बर्बाद नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट इसको फोकस करके चले कि यहाँ पर फ्यूचर कोई भी यहाँ पर पैसा अलॉट नहीं करना है किसी भी सीपीएसई को एस्टेब्लिश करने के लिए। दूसरा यहाँ पर बात करें कि जो भी यूनिट्स, सीपीएसई के जो भी यूनिट्स जिनको यहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए किसी भी पर्पस के लिए, तो यहाँ पर चाहे अपने आप को रिस्ट्रक्चर करना है, चाहे किसी और पर्पस के लिए पैसा चाहिए, तो वो मार्केट, जो कमर्शियल जो टर्म्स है ना, मतलब जो जो मार्केट में जो पैसा, जो ब्याज दर चल रहा है उसके बिना पर वो यहाँ पर पैसा उठाए। ओके, तो मार्केट की मतलब डायरेक्ट प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में वो जाए, वहां से पैसा उठाए, जितना यूज करना उसके प्रति उतना रेंट जो है उनको दे। सरकार यहाँ पर जो है सब्सिडी देने, यहाँ पर इंटरवीन करने नहीं है। तीसरा बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो ये पॉलिसी है, तो यहाँ पर जैसे हो क्या रहा है, कुछ ऐसे एंटरप्राइजेस ऐसे हैं, सीपीएसईज ऐसे हैं, उनके पास अधिक जमीन है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं कि जब उनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, अपने एसेट का मोनेटाइजेशन कर देते हैं, मतलब अपनी जमीन को बेच देते हैं, स्टेक बेच देते हैं, तो पैसा उठा लेते हैं मार्केट से। तो ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो जो पैसा आपके पास आ रहा है जमीन बेच के, एक्सेस लैंड बेच कर, तो वो भी तो टैक्स पेयर का ही पैसा है ना। कहने का मतलब ये, जो जमीन जो खरीदी थी आपने किसी जमाने में, तो वो टैक्स पेयर का पैसा जो है देकर वही खरीदी थी। और अभी अगर उसको बेच के जो आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली तो पैसा तो टैक्स पेयर का ही है ना। तो उसको भी सही तरीके से यूज करना है। तो यहाँ पर इसके लिए भी एक पॉलिसी चाहिए कि कितनी एक्सेस लैंड जो है वो जो है आप ले सकते हो, कितनी बेच सकते हो। अगर बेचनी है तो यहाँ पर ऑक्शन होनी चाहिए, बोली लगनी चाहिए कि मतलब वो भी किसी यहाँ पर ऐसे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, जब मतलब प्रोडक्टिव यूज हो उस जमीन का। जैसे कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाना है, घर बनाने हैं तो बढ़िया बात है, कोई और यहाँ पर प्रोडक्टिव यूज करना है तो बढ़िया बात है, तो उसके लिए यहाँ पर ऑक्शन हो, जो बढ़िया बोली देगा उसको बेची जाए। ओके, तो ये यहाँ पर काफी सरल बातें यहाँ पर की जा रही है। और चौथे नंबर पर बात करने की, जो ये इम्प्लीमेंटेशन है ना इस पॉलिसी का, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, इसको समय लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होने वाला। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं जो फेलियर है डीपैम का, तो डीपैम का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर करें, ये जो डीपैम है ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ओके, तो उसके मंत्री कौन है, इसका भी आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो ये कहा जा रहा है सीधे सीधे कि जो डीपैम ये जिस जिस पर्पस के लिए बनाया गया था, इसका पर्पस यही था कि जो पब्लिक का जो एसेट है, मतलब कि जो सरकारी कंपनियों का एसेट है, उसको मैनेज कैसे करना है, कैसे वहां पर इन्वेस्टमेंट आए, कैसे वहां पर जो है उनको बेचना है। तो ये सब सारा सारा का सारा दारोमदार इसका था, डिसइन्वेस्टमेंट का काम भी ये देखता है। तो ये अप टू द मतलब टास्क ये काम नहीं कर पाए। तो यहाँ पर बात करें कि अक्टूबर 2016 की, तो यहाँ पर कैबिनेट ने, भारत सरकार की कैबिनेट ने एक अप्रूवल दी थी उस समय कि प्राइवेटाइज किया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ सीपीएसई थे जिनको प्राइवेटाइज करना, बेचना है। लेकिन अभी तक जो है डीपैम ने अपना खाता नहीं खोला है। अभी तक एक भी सीपीएसई, अभी 4 साल बीत चुके हैं, तो नहीं यहाँ पर बेच पाया। तो इसके अलावा यहाँ पर बात करें, इट हैज नॉट बीन एबल टू प्राइवेटाइज इवन लिस्टेड सीपीएसई। ओके, तो यहाँ पर जो जो स्टॉक एक्सचेंज पे जो हमारे सीपीएसई लिस्टेड है ना, उनको भी यहाँ पर ये प्राइवेटाइज नहीं कर पा रहा है, तो इसके भी काबिल ये नहीं है। इन विच द गवर्नमेंट स्टेक इज लेस देन 60%, जहां पर गवर्नमेंट का जो शेयर है, हिस्सा है, जिन यहाँ पर सीपीएसई में 60% से कम है, तो उनको ये नहीं बेच पा रहा। तो जिनका यहाँ पर 60% से ज्यादा होगा उनको तो बेचने में आसानी होगी। तो सरकार के पास इतना शेयर था, उसने बेच दिया। तो अभी सरकार अपना हिस्सा बेचना चाह रही है जहां पर 60% का कम स्टेक है, तो टफ है इनके लिए, बेच नहीं पा रहे। ओके, तो मतलब जिस पर्पस के लिए बनाया गया वो पर्पस ये पूरा नहीं कर पाया। तो आखिर में यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि हमें एक अलग से मंत्रालय चाहिए प्राइवेटाइजेशन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। अभी तक भारत सरकार के पास कोई मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन नहीं है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर सही तरीके से प्राइवेटाइजेशन करना है और मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन को बनाओ, अलग से काम को बांटो। तो यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंस की बात करें इस एसटीपी 2021 की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो यहाँ पर उसके टास्क का मैग्नीट्यूड समझे, उसका दर समझे। तो गवर्नमेंट जो है ना, वो सीधे सीधे यहाँ पर अगर बात करेगी डीपैम के ऑफिशियल्स के ऊपर ही दारोमदार रख के चले, तो बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर उनको एक सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन वो अपॉइंट करनी ही पड़ेगी, अगर अच्छे से वो काम करना चाह रहे हैं, अगर इंटीग्रिटी बनाना चाह रहे हैं। जो अपने ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, सबको यहाँ पर मिलकर आगे जो है काम करवाना चाह रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई
अगर ऐसी मॉनिटरिंग बॉडी हो तो वो मॉनिटरिंग बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन हो सकती है, जो अच्छे से मॉनिटर करके किसी भी यहाँ पर सीपीएससी का प्राइवेटाइजेशन जो है वो कर सकती है। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही। कैसा लगा लेक्चर, अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।